मैं हूं शहजाद अहमद और आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उरहान गाजी कौन था, उसका तर्ज ज़िंदगी क्या था और हुक्मरान बनने के बाद उरहान गाजी ने अपने भाई के बारे में सबसे पहले क्या हुक्म सादर किया, आज हम इसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और अगर आप इन सवालात का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त करता चलूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं हमारे असल मौजू की तरफ। दोस्तों, 1324 में सुल्तान उस्मान गाजी की वफात के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उनका छोटा बेटा उरहान गाजी तख्त नशीन हुआ। उरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे फरमारवा थे जिन्होंने नहायत मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत को संभाला। दरअसल उरहान गाजी को सल्तनत उस्मानिया का असल पानी करार दिया जाता है क्योंकि उरहान गाजी ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कई इलाके फतह किए। उन्होंने फौज को मुनज़्ज़म किया जिससे सल्तनत काफी मुस्तहकम हो गई। एक मुसन्नफ के मुताबिक सुल्तान उस्मान गाजी ने मरते वक्त अपने बेटे उरहान से ये नसीहत की थी कि मेरी रूह तुमसे उस वक्त खुश रह सकती है जब तुम खल्के खुदा को खुश रखोगे। दोस्तों, उरहान गाजी 684 में पैदा हुआ। वो अपने भाई अलाउद्दीन से चंद साल छोटा था। दोनों भाइयों को उलूम दीनी की तालीमात दिलाई गई, लेकिन उरहान गाजी का रुझान शुरू से ही सपागिरी और इंतजामी मामलात में था। उन्हें घुड़सवारी और नेजाबाजी का शौक था और वो एक अच्छा तीरंदाज भी था। 1324 में बाप उस्मान की वफात के बाद उरहान गाजी ने सल्तनत को बाहम दो हिस्सों में बांट लेने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन अलाउद्दीन अपने बाप की वसीयत को मद्देनजर रखते हुए इस पर रजामंद न हुए, बल्कि अपने भाई के हक में दस्तबरदार हो गए क्योंकि उनके बाप ने मरते वक्त ये नसीहत की थी कि उनके बाद उनका छोटा बेटा उरहान गाजी तख्त नशीन होगा। चुनाचे अलाउद्दीन भाई के हक में दस्तबरदार हो गया। दोस्तों, तख्त नशीनी के वक्त सुल्तान उरहान खान गाजी की उम्र 42 साल थी। तख्त नशीन होने के बाद सुल्तान उरहान गाजी ने अपने भाई अलाउद्दीन को इंतजाम ममलकत की जिम्मेदारी दी। अलाउद्दीन अरबी उलूम का माहिर था। उन्होंने आयन ममलकत की तरबियत और तंजीम शुरू कर दी। सदर आज़म अलाउद्दीन ने सबसे पहले सिक्का, लिबास और फौज की तरफ तवज्जो दी। बावजूद ये कि सुल्तान अलाउद्दीन सल्जुकी ने उस्मान को अपने नाम का सिक्का जारी करने की भी इजाजत दे दी थी, मगर टकसाल का इंतजाम न हो सका। सदर आजम ने उरहान के नाम का सिक्का जारी किया और सल्जुकी सिक्के जो कलमरों उस्मानिया में राइज थे बंद कर दिए। इसके अलावा सदर आजम अलाउद्दीन ने सबसे बड़ा काम ये किया कि फौज को मुनज़्ज़म किया और फौजी इदारे बना के उनकी तनख्वाह मुकर्रर की। इससे पहले कोई मुनज़्ज़म तुर्क फौज नहीं थी। लोग दूर दराज कबाइल से आगे आते और जंग में हिस्सा लेते। इसके अलावा अभी तक लिबास में कोई इम्तियाज नहीं था, हर एक सा लिबास पहनता था। अलाउद्दीन ने रियाया के लिए मुख्तलिफ तबकों के मुख्तलिफ किस्म के लिबास तजवीज़ किए। इसके अलावा उन्होंने फौजी तंजीम पर खुसूसी तवज्जो दी। एक अंग्रेज़ मुसन्नफ लेन पोल ने अपनी एक किताब में लिखा है कि जहाँ तक फौजी तंजीम का ताल्लुक है, अलाउद्दीन सल्तनत उस्मानिया का हकीकी बानी था। दोस्तों, ये वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया मुनज़्ज़म हो रही थी और सल्तनत की ट्रेन तरक्की की पटरी पर अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी। तुर्कों को फन जंग में जो महारत थी, इसकी मिसाल माशरे अक़वाम में कम मिलती है। एक अंग्रेज मुसन्नफ मिस्टर हर्बर्ट केन्स तहरीर करता है कि उस्मानियों को पहले से ही मालूम हो जाता था कि ईसाई फौजें कब आ रही हैं और कहाँ इनसे मुकाबला करना ज़्यादा मुफीद होगा। इसकी वजह ये थी कि तुर्क हमेशा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जंग के लिए तैयार रहते थे। तुर्क जासूस सही रहनुमाई करते थे और फौज भी तेज कदमी और तेज रफ्तारी में अपना सानी न रखती थी। दुश्मन जो रास्ता 3 दिन में तय करता था, तुर्क अफवाज वो रास्ता 1 दिन में तय करते लेते थे। इससे तुर्कों की बहादुरी और तेज रफ्तारी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उरहान गाजी ने गुरबा के लिए लंगर खाने और कई मदारस तमीर करवाए।
اور وہ خود غربا کے ساتھ لنگر خانے میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ دوستو، ارحان غازی نے جنگ کے علاوہ مملکت کے انتظام پر بھی خصوص توجہ دی اور ارحان نے اپنے بابا کی وصیت کے مطابق بورسا کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اپنی حکومت کے پہلے سال ہی نیکو میڈیا کو فتح کر لیا۔ اب سلطنت بازنطینی کے مقبوضات میں بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا، جو اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا۔ 730 میں ارحان نے شمشیر کے زور پر نصرانیوں سے وہ بھی لے لیا۔ یہاں کے باشندوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنا مال و اسباب لے کر اور کسی دوسری جگہ چلے جائیں، مگر وہ ترکوں کے اخلاق اور اسلامیت کے گروہ میں ہو کر نائسیا سے جانے کو تیار نہ تھے، بلکہ وہ بازنطینیوں کے مظالم سے اور بربریت سے اس قدر بیزار ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑا اور بخوشی آغوش اسلام میں آ گئے۔ ارحان کے دور حکومت میں پہلی دفعہ اسلامی فوجیں یورپ میں داخل ہوئی۔ دوستو، دیگر ارحان نے موقع پاتے ہی گیلی پلی پر حملہ کیا اور فتح پائی۔ چنانچہ ارحان غازی نے گیلی پلی پر قبضہ کر لیا۔ دولت عثمانیہ کے فاضل مصنف محمد عزیز کے بقول گیلی پلی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس کے علاوہ ارحان نے دیگر اہم شہر سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ ارحان کی فتوحات اور ملکی و فوجی انتظامات کے باعث بازنطینی حکومت، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اب تک مسلمانوں کی حریف رہی تھی، اب اس کے قیصر کینٹا کوزین نے دولت عثمانیہ کے ساتھ اپنی دوستی کو مضبوط کرنے کی غرض سے اپنی نوجوان بیٹی کو ارحان کے حوالہ عقد میں دینے کی پیشکش کی۔ ارحان نے اس منظور کر لیا۔ ارحان نے 1362 میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے وفات سے متعلق کافی انکشافات ہیں، تاہم کچھ معلومات اور واقعات کے مطابق اس نے 1362 میں وفات پائی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے اپنی فیلنگ کا اظہار کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ۔